नमस्कार साथियों, आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज 70 बीपीएससी या टीआरई 4 या कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसमें जो लॉजिकल प्रश्न सही होते हैं, 8-10 प्रश्न लॉजिक से सही करते हैं, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या तरीका होगा। क्योंकि माइंड में चीज़ें चलाइएगा तो वहाँ सही हो जाएगा, लेकिन माइंड में नहीं चलाइएगा तो नहीं सही होगा। अब कई लोग कहते हैं कि एग्जाम में दिमाग नहीं काम करता है। भाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अलग नहीं करिएगा तो फिर अलग होइएगा कैसे, रिजल्ट होगा कैसे आपका। तो आपको एग्जाम में कैसे आपको स्मार्ट एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, कैसे लॉजिक अप्लाई करना है कि बिना पढ़े हुए या फिर आपको ऊपर जहाँ पर कुछ देखे हुए उससे कैसे प्रश्न सही कर पाएंगे। तो हम इसमें 17th बीपीएससी और 69 बीपीएससी दोनों के प्रश्न को कुछ कुछ स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं जो टफ लगते हैं, उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेन फोकस मेरा 69 पे होगा, क्योंकि 69 में जो था ज़्यादा स्टेटमेंट वाले प्रश्न थे और ये लॉजिकल प्रश्न थे। कभी भी बड़े प्रश्न आते हैं तो देख के आप डर जाते हैं। आज से मेरा मूल मंत्र याद रखिए कि जब भी स्टेटमेंट वाले प्रश्न या बड़े प्रश्न आएंगे तो बस आपको हंसना है। अब एग्जामिनर के सामने नहीं हंस देना है कि जो आपके उनके सामने नहीं हंसना है। आपको क्या करना है कि नहीं तो कहेगा कि पगला है या पगली है, अंदर से क्या करना है, आपको थोड़ा सा खुश होना है बस कि हाँ सर ने कहा था कि बड़ा क्वेश्चन देख के हंसना है अंदर से, क्योंकि एक प्रश्न ये मेरे से बन जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आपको आधा प्रश्न आप बनवा देगा आपसे। ठीक है, और कैसे लॉजिक अप्लाई करना है पहले हम उठा के इसको कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखेंगे। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन करिएगा। और काफ़ी मुझे खुशी मिली कि रात में 3:30 बजे जग के जो मैंने वीडियो डाला है बिहार स्पेशल का, जो भी रिसेंट एग्जाम हुए उसके काफ़ी भर भर के प्यार दे रहे हैं, दिल गदगद हो गया। ऐसे ही आप प्यार बरसाइए, उससे ज़्यादा हम आपके दोगुना प्यार बरसाएंगे। हमारे लिए 2 कदम चलिए, हम आपके लिए 4 कदम चलने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है नहीं भी चलेगा तो हम चलेंगे। ठीक है, तो दिल पे नहीं लेना है। अब बात ये हो जाती है ना कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब सारी चीज़ें मैं सारा कराऊंगा, इस तरह से करा दूंगा कि आपको बिल्कुल किसी तरह की परेशानी नहीं होगी एग्जाम में और सारे प्रश्न बन जाएंगे। जो मैंने वीडियो डाल दिया, अगर देख लिया आपने तो एग्जाम में आएगा तो खुश हो जाना है बस कि बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इस वीडियो पर हम बात करते हैं सबसे पहले तो इस लॉजिक को अप्लाई करेंगे और लॉजिक को अप्लाई करके हम 8 से 10 प्रश्न हम अपना सही करेंगे एक्स्ट्रा। जो भी रिजल्ट रुकते हैं बच्चों का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर इसी से रुकते हैं। और इसमें लगभग 50,000, 60,000, 1-1 लाख स्टूडेंट इसी रेंज में होते हैं। ठीक है, 1 से 10 नंबर वाले रेंज में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसी बॉर्डर को पार करना है और इस बॉर्डर को पार करने के लिए एग्जाम में कुछ नया करना होगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न को हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं। 17 बीपीएससी वाला प्रश्न हिंदी में होगा, लेकिन मैं उसको इंग्लिश में कर दूंगा और 69 वाला दोनों बाइलिंगुअल प्रश्न आपको इसमें मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है कि CGTMSE का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना कि एक MSME पढ़ा होगा आपने, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पढ़ा है ना आपने। तो अब इसमें का MSE दिख रहा है लास्ट वाला, मतलब कि क्या किया है ये लास्ट में MSE कहाँ चला गया भाई, MSE ये वाला दिख रहा है आपका, MSE लास्ट वाला केवल दिख रहा है। ठीक है, MSME का आपने क्या फुल फॉर्म पढ़ा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम पढ़ा है आपने, माइक्रो स्मॉल मीडियम। लास्ट में क्या है, MS, मतलब कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। ऑप्शन चुनिए तो इसमें क्या है, मैक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, लेकिन देखना है कि इसमें मैक्रो लिखा हुआ है तो ये आपका सही नहीं होगा। दूसरा जो है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर मीडियम, तो इसमें लिखा है मीडियम एंड स्मॉल, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो मीडियम नहीं है ना, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज। और इस प्रश्न को देखिएगा तो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये प्रश्न क्या कर रहा है आपका, डील कर रहा है। ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ये लॉजिक से प्रश्न सही कर सकते हैं। एक ये वाला प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि देखिए चलिए इसमें मानते हैं कि खूब आप मतलब कि एकदम अबोध बालक बन जाइए। जब आपको कुछ नहीं आता होगा तो क्या आता होगा भाई, इतना आता होगा ना, रात में ही मैंने पढ़ा है कि सोना जी जमुई। ठीक है, तो सोना जमुई में मिलता है इतना। अब क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों में, सबसे आसान चीज़ को पिक करते हैं। या रात में भी हमने पढ़ा है, रात ही में कि भागलपुर रेशम, इस प्रश्न को दोनों को रात में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो कोई भी आपको जो दिमाग में आ रहा है हो सकता है कि आपको आसान ये चर्चा में रहा सोना वाला लगेगा, चलिए इसी को पिक करिए। तो C का 2 कहीं देख लीजिए, C का 2 एक ऑप्शन में है ऑलरेडी, आपका A का 4 हो जा रहा है, B का क्या हो जा रहा है, B का 1 हो जा रहा है, और C का क्या हो जा रहा है 2 हो रहा है, और D का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑलरेडी ऑप्शन क्या होगा, C करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब ये ज्योग्राफी का प्रश्न है जिसमें आपको माउंटेन रेंज दे रखा है। इसको क्या कर रहा है कि ईस्ट टू वेस्ट क्या कर रहा है, सजाने के लिए बोल रहा है, ईस्ट टू वेस्ट सजाने के लिए बोल रहा है।
ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि ज्योग्राफी आपने बिल्कुल ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं है और बना दीजिएगा, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। बस इतना तो पढ़ा होगा ना कि हमने कम से कम बताया था कि सबसे ईस्ट और सबसे वेस्ट जो है माउंटेन रेंज बताया था, उसमें से कुछ तो याद आएगा पीक का। हमने कहा था कि सबसे ईस्ट में क्या है आपका, सबसे वेस्ट में क्या है, K2 या गॉडविन। जैसे कि ऐसे तो जम्मू कश्मीर में क्या है, नंगा पर्वत है, लेकिन नंगा पर्वत नहीं होने के कारण K2 या गॉडविन हसनी। बस इतना ध्यान रखिए कि लद्दाख और पीओके के क्षेत्र में है। तो लद्दाख तो इस साइड में मैप में इतना पता होगा, और इस साइड में क्या आपका नामचा बरवा और अरुणाचल प्रदेश है। तो इससे ज़्यादा मतलब है नहीं, बस लद्दाख वाला सेक्शन पता होगा। अब कह रहे हैं कि ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम से जाना है। तो सबसे पूर्व से पश्चिम से जाना है, यानी कि सबसे पश्चिम में क्या होगा आपका, लद्दाख आएगा। अरे भाई राज्य देखिएगा, सबसे पश्चिम में लद्दाख है ना, लद्दाख में क्या है, K2 है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि ये क्या करे, पूर्व से पश्चिम। तो ये पूर्व से पश्चिम जाइएगा तो सबसे पश्चिम में क्या होगा, 4 आएगा। ठीक है, ऑलरेडी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे 1 नंबर पे आपका आ जाएगा गारो पहाड़ी, तो भाई मेघालय में सबसे गारो है, तो इस लॉजिक से भी बना सकते हैं कि सबसे पूर्व में मेघालय है तो गारो हो जाएगा। दूसरा नंदा देवी हो जाएगा, नंदा देवी आ जाता है उत्तराखंड में, और नंदा देवी के बाद से कामेत आ जाएगा, और कामेत के बाद से K2 आ जाएगा। तो पूर्व से पश्चिम जब सजाइएगा तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में हो सकता है आपको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन इतना तो पता होगा ना कि INA आज़ाद हिंद फौज कम से कम रंगून में था। मुझे लग रहा है कि इतना तो सबको पता होगा। क्या कहीं ऑप्शन में 4 का डी दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, बस एक ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी सब कट जाएंगे, तो डी करेक्ट हो जाएगा। तो ए का ऑलरेडी आपको वैंकनूर हो जाएगा, यानी कि स्वदेशी सेवक संघ, और यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल हो जाएगा। युगांतरा आश्रम क्या हो जाएगा, सेंट फ्रांसिस्को हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज रंगून हो जाएगा। ठीक है, चलिए न्यूज़पेपर मैगजीन से संबंधित प्रश्न है, तो कम से कम सबसे आसान पिक करिए। इसमें सबसे आसान आपको कम से कम इंडियन ओपिनियन लग रहा होगा, गांधी जी का है इतना तो पता है। तो आपका सेकंड का ए कई ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन आपके पास बच जा रहे हैं। तो कम से कम भाई अगर एक भी आपको गांधी जी के बारे में पता है तो 50% तो आप श्योर हो गए ना, कि कम से कम तुक्का भी मारेंगे तो 50% की पॉसिबिलिटी बनती है कि सही हो जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं कि अब इससे भी थोड़ा सा अगर ऊपर जाएं, चलिए ठीक है, मानिए वॉइस ऑफ इंडिया आपको नहीं पता है, फ्री हिंदुस्तान नहीं पता है, लेकिन बंगाली तो इतना पता है कि बंगाल कहीं ना कहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी से रिलेटेड है। तो चौथा का क्या हो जाएगा, चौथा का सी हो जाएगा। तो चौथा का सी कहीं है नहीं, तो 1 का डी हो जाएगा, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, इंडियन ओपिनियन गांधी जी, थर्ड का वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और फोर्थ बंगाली का क्या होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे प्रश्न तो हम लोग देख लिया। चलिए हम 69 के प्रश्न को थोड़ा सा अब डील करते हैं कि इसमें कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग डील करते हैं। चलिए इसमें मज़ा आएगा, और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न इसमें, फुल फॉर्म वाले हर तरह के प्रश्न होंगे। चलिए देखते हैं इसको। उम्मीद कर रहे हैं कि दिख रहा होगा प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज आर द फुल फॉर्म्स ऑफ HMX। HMX की फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको समझ रहा हूँ कि आप एकदम अबोध बालक हैं, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आप एकदम अनभिज्ञ है। और HMX की फुल फॉर्म क्या होती है आपसे ये पूछा है। स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, हाई मल्टी एक्सप्लोसिव, एक तरह का विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है। घटना चक्र पढ़िएगा तो इसके बारे में थोड़ा बहुत घटना चक्र में दे रखा है, जिन्होंने पढ़ा होगा वहाँ से बना सकते थे। हाई डेंसिटी मोनोटोमिक जेनॉन है, उसके बाद हेड्ज मोनेटाइजिंग जेनॉन करेंसीज है, हर मैजिस्ट्रीज एक्सप्लोसिव है। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है। इसका फुल फॉर्म देखिए कितना आसान है, एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे इसको आप सॉल्व करिएगा। जैसे कि आपको BPSC का मैं फुल फॉर्म पूछूँ आपसे कि BPSC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या कहिएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। एक और बार मैं लिखूँ BPSC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या कहिएगा, बरौनी पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, या बेगूसराय पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। यानी कि मैक्सिमम जो फुल फॉर्म्स होते हैं उसके एक ही फुल फॉर्म्स होते हैं। और यह स्टेटमेंट चेक करिए कि स्टेटमेंट नंबर 1 जो कह रहा है 1 और 2 दोनों होगा। तो कभी एक चीज़ के 2 फुल फॉर्म मैक्सिमम केसेस में नहीं होते हैं, तो आपको स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल नहीं होगा। 2 और 3 इज़ नॉट, 1 और 4 इज़ नॉट, ओनली 1 इज़ करेक्ट आंसर। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव इज राइट आंसर, मतलब कि इसके मात्र एक ही आंसर सही होगा, क्योंकि किसी भी फुल फॉर्म के एक ही आंसर सही होते हैं। तो मज़ा आ रहा है ना देखने में, देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, तो इसको देख लीजिए। तो पहले क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं, सब लोग कमेंट करके बताइए कि अगला पार्ट चाहिए तो इसका अगला पार्ट भी लाऊंगा। ये तो ट्रेलर है, मात्र एक क्वेश्चन मैंने दिखाया, बहुत से हार्ड प्रश्न जो आपको परेशान करते हैं उसका भी मैं चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें इंग्लिश की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। UAE जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जिसको कहते हैं, UAE कहते हैं,
रियासती राज हैं। रियासती का मतलब होता है एमिरेट्स होता है, इंग्लिश में एमिरेट्स कहते हैं, मतलब उसके जो पार्ट्स हैं, राज्य हैं, उसके बारे में पूछ रहे। जैसे भारत है तो भारत में भी तो 28 राज्य है ना, उसी प्रकार से स्टेट वाइज वो भी एमिरेट्स का पूछ रहा है कि कौन कौन सा उसमें शामिल होता है। और इस प्रश्न को देख के पागल हो गए तो बहुत लोग एग्जाम में कि यार पागल हो गया, बीपीएससी क्या पूछ रहा है। तो बीपीएससी आपसे नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है, आपसे बीपीएससी कह रहा है कि क्या आपके पास कॉमन सेंस है कि नहीं, आप एग्जाम में आए हैं। तो बाकी सारे आसान प्रश्न तो आपने बना लिया होगा, लेकिन हार्ड प्रश्न जो 2-4 दे दे रहे जो कि हार्ड है नहीं, बस आपका कॉमन सेंस चेक कर रहा है। तो चलिए देखिए कितना आसान है। अगर आपने बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, कम से कम सारे देशों का नाम तो लगभग याद होगा, सारे नहीं तो पॉपुलर जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनका नाम तो याद होगा। मिडिल ईस्ट का का मतलब मध्य पूर्व, यानी कि जो पश्चिमी एशिया है, आपको जो ईरान, इराक, आपको यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरबिया, इसका तो कम से कम नाम याद होगा। देखिए कितना आसानी से इस प्रश्न को करते हैं। पहला करें कि अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल कैन, फुजरा, रास अल खैमात, क्षमा। इसमें कुछ आइडिया नहीं लगा, पहले में तो आइडिया नहीं लगा तो क्या दिमाग खराब करना अपना, इसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करेंगे दुबई, शारजहां, अजमान, जेद्दा, कुवैत, बहरीन। अरे भाई मेरे, कुवैत और बहरीन एक देश है, और देश यूएई के अंदर कैसे आ सकता है, क्योंकि यूएई खुद एक क्या है, देश है। तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं होगा सही, क्योंकि कुवैत और बहरीन खुद देश है और वो 7 एमिरेट्स रियासी राज्य का नाम पूछ रहा है। तो यूएई के अंतर्गत तो आएंगे नहीं बहरीन और कुवैत, क्योंकि एक स्वायत्त अपना देश है ये दोनों। तो ये कभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा नहीं। चलिए बी खत्म हो गया। अगला करेंगे अल कैन, फुजरा, रासल खैमात, रियाद। आपने पढ़ा होगा तो रियाद किसकी कैपिटल है मेरे भाई, रियाद आपकी सऊदी अरबिया का कैपिटल है। तो अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं पता है कि रियाद किसकी कैपिटल है, तो आप नहीं बता सकते हैं। तो सऊदी अरबिया यूएई में कहाँ से आएगा, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि शारजहां, अबू धाबी, अजमान, फुजेरा, दुबई, बहरीन, कुवैत। बहरीन और कुवैत 2 देश है, ये कभी होगा तो क्या हो जाएगा यार, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। मजा आया कि नहीं, सब लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला पार्ट भी मैं इसका लाने वाला हूं, अगर आप इस वीडियो को पसंद करिएगा तो। ये 69 के प्रश्न है जो कि आप कहते हो कि काफ़ी हार्ड प्रश्न थे। ये कॉमन सेंस और लॉजिक अप्लाई करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और यही आपको लॉजिक एग्जाम में अपनाना है, इतने खतरनाक टाइप के प्रश्न को आसानी से सॉल्व करने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बीपीएससी आपसे कॉमन सेंस ट्राई करता है, ना कि आपसे एवरेज जो प्रश्न बनने वाले हैं तो सबसे बन जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न पे कहता है कि आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं, क्या अधिकारी में आपको कॉमन सेंस या फिर बेसिक नॉलेज या फिर लॉजिक एलिमिनेशन के या फिर कुल आप माइंड रख सकते हैं कि नहीं ऐसे प्रश्नों को देख के, क्योंकि इसको देख के आप लोग पैनिक हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन एक स्वामित्व योजना के बारे में दे रखा है। स्वामित्व योजना आपने अगर थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आपने पढ़ा होगा कि स्वामित्व योजना जो है लैंड सर्वे से रिलेटेड है, कि ड्रोन के माध्यम से क्या करेंगे, भूमि सर्वेक्षण करेंगे। अगर इतना नहीं पता है तो फिर बीपीएससी की तैयारी करना बेकार है, इतना तो पता होना चाहिए किसी के बारे में। स्वामित्व योजना काफ़ी चर्चा में रहा था, पेपर वगैरह भी पढ़ते होइएगा या फिर नॉलेज से पता होगा। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा इसका खतरनाक है। तो इकोनॉमिक्स से जो भी प्रश्न होंगे इंग्लिश में हम उसको सॉल्व करेंगे, हिंदी में आपका उसको स्टेटमेंट में आपको बोलते जाऊँगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है। इंग्लिश में कह रहा है कि आपको कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम्स, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है लास्ट में आप देखिएगा तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इस पे फोकस करना है कि कौन सही नहीं है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो गलत छांटना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान होगा तो भाई खनन मंत्रालय, कोयला खनन मंत्रालय या खनन मंत्रालय मतलब इसका हिंदी हो गया कि यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। तो खान मंत्रालय में क्या स्वामित्व योजना का थोड़ा भी आइडिया होगा, ड्रोन सर्वे, लैंड सर्वे से रिलेटेड है, तो खान क्या करेगा इसमें, कोयला का क्या हाथ होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। ये क्या कर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट वही होगा जिसमें एक स्टेटमेंट होगा। तो आपके पहले वाले में एक स्टेटमेंट है नहीं है ना, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। आपकी सी ऑप्शन में एक स्टेटमेंट है नहीं है ना, तो इसको भी काट देंगे। अब बचा क्या, आपके बी और डी बचा। तो बी और डी बचा यानी कि 1 तो क्लियर है, इसमें 3 और 4 में हमको क्या करना है, क्लियर करना है। चलिए हम 3 को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि कोर्स मीन्स क्रॉस, ये आइडिया नहीं है हमको, इसको नहीं पढ़ते हैं। चलिए चौथा स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि द स्कीम इज रिफॉर्मेटिव स्टेप टुवार्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन ए रूरल इनहेबिटेड आबादी एरियाज बाई मैपिंग ऑफ लैंड
पार्सल्स यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। हमने बताया ना लैंड सर्वे करता है, तो इस हिंदी में पढ़िएगा तो ये योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए सुधारात्मक क्या है पहल प्रदान करता है। मतलब कि छोटे छोटे लैंड जो हमारे खंड है उसको क्या करेगा, वो सर्वे करेगा और उसके बारे में नॉलेज एकत्रित करके आपको जानकारियां देगा। तो चौथा स्टेटमेंट तो आपको सही लग रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जिसमें से 1 और 3 हमने काट दिया और चौथा सही है, ये गलत पूछा है। तो सही वाला तो कभी होगा नहीं, तो ये कट गया, यानी क्या हो गया भाई, ए स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, ए स्टेटमेंट लास्ट वाला भी स्टेटमेंट आपका 4 नंबर क्या हो गया आपका, 4 नंबर भी क्या हो गया, क्रॉस लग गया। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, 4 को भी हटा देते हैं, तो 4 ये भी खत्म हो गया। क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो गया। और पहले से मैंने ऑलरेडी काट रखा था कौन सा, पहला और तीसरे को, बचा क्या भाई, ऑप्शन नंबर बी बचा, और बी ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1 और 3 इज करेक्ट आंसर। मजा आ गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे। 117 नंबर क्वेश्चन है, आपको हो सकता है दिखे या ना दिखे, मैं बोल दे रहा हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम पीएलआई स्कीम के बारे में आपने देखा होगा, कोविड के बारे में बड़ा चर्चा रहा था। इसका काम क्या है कि इसका काम है कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको क्या करना, प्रमोट करना। चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बेसिकली हो गया, लैपटॉप्स टैब्स, ये वाला सेक्टर को मेनली इस पर स्टार्टिंग में फोकस किया गया था पीएलआई स्कीम के द्वारा। तो अब इसमें क्या करना है, हमको थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है और इस सारे प्रश्न को हमको सॉल्व कर देना है। इसको हम कहिएगा तो हिंदी मीडियम में भी आपको पढ़ते चलेंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगा। यानी कि उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के बारे में विचार कीजिए। और लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इसमें से गलत कौन है ये पूछा है, तो गलत स्टेटमेंट हमको छांटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहे कि द गलत छांटना है, पहले दिमाग में ये आपका क्लियर होना चाहिए। द स्कीम्स ऑफर ए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। मैंने बोला कि ये स्कीम का काम ही क्या है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या करना, प्रमोट करना, इसका काम है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पीएलआई इतना चला है ना कि इतना आइडिया प्रिपरेशन कर रहेंगे तो होगा ही। यानी वो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, और क्या पूछा इनकरेक्ट, तो यानी 1 वाला सारा कट जाएगा, यानी ए कट जाएगा और सी कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा 2 और 4 एंड 2 और 3, तो 2 तो इनकरेक्ट है, कंफर्म हो गया। कैसे कंफर्म हो गया, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में 2 है, तो या तो बी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा, या तो बी होगा या तो डी आंसर होगा। तो दो तो एकदम क्लियर है कि सही है, गलत है स्टेटमेंट, मतलब 2 क्या है, गलत है स्टेटमेंट, एकदम क्लियर है, क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछा है। दोनों ऑप्शन में अब इनकरेक्ट वाला 2 बचा है दोनों में, तो 2 को हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब 4 और 3 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो 4 को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा 3 स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। 3 स्टेटमेंट कह रहा है कि द टारगेट्स सेगमेंट्स अंडर पीएलआई इंक्लूड्स द लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसीज, सर्वर्स एंड अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 वाला स्टेटमेंट सही है। अरे मेरे भाई 2 और 4 सही हो गया, तो क्या और ऑप्शन सही हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, ऑप्शन तो एक ही करेक्ट होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये तरीका होता है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। सेशन को इतना फैला दीजिए ना कि क्रांति हो जाए, ठीक है, जलना नहीं है कि बच्चों को पता चल जाएगा। अगला स्टेटमेंट कह रहे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस कहाँ के भाई, यूएसए का, आपको पता है कि राष्ट्रपति वगैरह या फिर जहाँ निवास स्थान है संसद का, वो व्हाइट हाउस कहते हैं। इतना तो आइडिया। अब बच्चे 1800 को देख के, पेनिनसुलिया को देख के और 1800 1 नवंबर को देख के बच्चे डर गए। हालांकि डरना इस क्वेश्चन के बारे में नहीं है, मैं हिंदी में भी बोलते चलूँगा, क्वेश्चन में कुछ जान है नहीं। देखिए कितना आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व टैकल करिएगा, आप सोच भी नहीं सकते इतना आसान प्रश्न हो सकता है। हिंदी में कहेंगे कि व्हाइट हाउस के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है। अब ध्यान रखिए यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है 1800 के बारे में। यार फैक्ट दिख गया ना, अरे काटो छोड़ो, बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि फैक्ट से हमको डर लगता है, हमको फैक्ट का आइडिया नहीं है। अब दूसरे स्टेटमेंट के बारे में चलते हैं। इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड द वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। बिल्कुल सही है। व्हाइट हाउस में क्या रहेंगे भाई, राष्ट्रपति तो रह सकते हैं ना, इतना तो सबको आइडिया होगा। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, यानी जिसमें 2 नहीं है सारे स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हो गए, यानी कि सही पूछा है ना। तो पहला स्टेटमेंट खत्म हो गया, तीसरा स्टेटमेंट खत्म हो गया, बचा क्या 2 3 2 3 4। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को देखिए 2 3 2 3 दोनों में कॉमन हो गया ना, 2 3 2 3, यानी ये राइट पूछा है तो 2 3 2 3 दोनों में है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि हमने 2 को पहले सही कर लिया, 3 भी सही है, क्लियर हो गया। ये 3 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमको, ये 3 सही है स्टेटमेंट। कैसे,
2 3 दोनों में है, तो ये 2 के साथ 3 दोनों में है, तो कहीं ना कहीं 2 3 दोनों सही है तभी ना दोनों में है। अब 4 को क्लियर करना है कि इट इज़ द सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। ये क्या है? ये अमेरिका के लोकतंत्र का प्रतीक है। तो किसी का संसद या फिर व्हाइट हाउस क्या होता है? व्हाइट हाउस किसका? डेमोक्रेसी का ही प्रतीक होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 2 3 4 एंड इज करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते चले अगले क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छा से करते हैं। चलिए इसको भी देखिए कितना आसानी से हम लोग इसका हम लोग आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। विक्रमशिला के बारे में सबने पढ़ा होगा, क्योंकि इस बार आपके लिए नालंदा इंपॉर्टेंट है, नालंदा को ठीक से कर लीजिएगा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कथन कौन सा क्या है? गलत है, गलत पूछा है ना, इनकरेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आर इनकरेक्ट होगा क्योंकि एक से अधिक सारा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये बिहार के वर्तमान बांका जिला में, आपने पढ़ा होगा विक्रमशिला में, अरे मेरे भाई इतना तो हिस्ट्री पढ़ा होगा ना कि विक्रमशिला भागलपुर में है। कहाँ पर है? भागलपुर में, बांका ओका में नहीं है, ये सबको पता है। तो इतना तो कॉमन सेंस होगा, ऑनलाइन बुक भी पढ़े होंगे आप, तो आपको इतना आइडिया होगा। सारे स्टेटमेंट केबीसी नैनो में था, लेकिन अगर एक स्टेटमेंट पता होगा भागलपुर में है तो आपको क्या करिएगा? स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट होगा। ये गलत पूछा है, तो गलत क्या होगा? एक वाला गलत हो जाएगा, यानी कि एक है 2 स्टेटमेंट में, तो ये पहला ऐसे ही कट गया क्योंकि एक वाला गलत है, एक पहले में था नहीं। अब अगला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि 1 and 4 एंड 1 and 2 दोनों क्या है? इनकरेक्ट है। अब हमको डिसाइड करना है कि 4 और 2 में कौन सा गलत है। तो हम 4 को क्यों पढ़ेंगे भाई? खगोल शास्त्र ये सब दिया है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं? 4 के बदले हम पढ़ लेते हैं किसको? 4 के बदले हम 2 को पढ़ लेते हैं। 2 नंबर स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी। सबको पता है, ये 50 बार पूछा जाए कोई धर्मपाल ने किया था। यानी कि क्या हो जाएगा? 1 and 2 इनकरेक्ट है। अब 1 and 2 हो गया तो 1 and 4 कभी होगा क्या? तो स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं था। स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं। मतलब कि अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर एंड फिलोसफी वेयर आल्सो टॉट हियर। ठीक है, तो ये क्या होगा? करेक्ट आंसर है। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट पूछा तो ये भी सही है। और ये वज्रयान शाखा से ये भी समझते, लेकिन वज्रयान का क्या काम आया क्या बताइए? स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1 and 1 and 2 इज इनकरेक्ट, यानी कि सी क्या होगा? सही होगा। यानी कौन कौन से स्टेटमेंट नहीं पढ़ना पड़ा हमको? ना वज्रयान वाला पढ़ना पड़ा, ना खगोल शास्त्र पढ़ना पड़ा, डायरेक्ट निकल गया 1 and 2। तो क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ज्योग्राफी का प्रश्न है। कह रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहे कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपने अगर थोड़ा सा भी ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील क्या है? सुपीरियर झील है। तो लास्ट में क्या पूछा है? क्या गलत है? ठीक है, ये गलत पूछा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आप इसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो लेक विक्टोरिया इज द 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाई सरफेस एरिया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा आपका मीठे पानी का झील सुपीरियर झील है, इतना आइडिया होगा। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये क्या पूछा? गलत कौन सा है? यानी कि एक वाला गलत है, तो एक जिसमें है वहीं केवल क्या होगा? सही स्टेटमेंट इसमें हो जाएगा, तो बाकी सारे कट गए। यानी एक तो क्लियर हो गया। अब 2 और 3 स्टेटमेंट को हमको पढ़ना है। अब 3 को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम 2 को पढ़ लेते हैं। कह रहा है ये अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। तो विक्टोरिया, सबको पता है कि विक्टोरिया झील से ही बहुत सारी क्या होता है? नदियों का उद्गम होता है। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका में, यानी 1 and 2 क्या होगा? 1 and 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से इनकरेक्ट पूछा है ना स्टेटमेंट इसमें। दूसरा तो सही हो गया कि अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। ये गलत पूछा है, तो सही वाला कभी होगा नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो गया। अब क्या बचा कि एक तीसरा बचा, इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। यानी कि आपको स्टेटमेंट नंबर 1 and 3 इज इनकरेक्ट। और ये विक्टोरिया वाला ये पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यानी ऑलरेडी क्या हो गया? सही हो गया स्टेटमेंट। तो चौथा स्टेटमेंट का काम लगा? नहीं लगा। 1 and 3 इज करेक्ट, डी इज राइट आंसर। अब एक आखिरी क्वेश्चन है आज का, 9 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ये आपको बीमारी दी गई है कि सोने की बीमारी कौन कौन सी बीमारी होती है, थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। पहला, इसमें बस एक आइडिया था हमको, इंसोमिया। इंसोमिया का संबंध किससे है? ईटिंग डिजीज नहीं है, ये डिसऑर्डर बता रहा है। तो ये क्या? नींद संबंधित बीमारी है। किससे रिलेटेड है? ये सोने से संबंधित बीमारी है। ठीक है, तो इंसोमिया क्या है? सोने से रिलेटेड। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, और क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो ये 2 स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो 2 जिसमें है 2 काट दीजिए, 2 खत्म हो गया।
अब करें कि ऑल अबव दिस करेक्ट, ऑल अबव दिस करेक्ट होगा नहीं क्योंकि 2 गलत हो गया ऑलरेडी, तो ये भी कट गया। ऑप्शन क्या बचा, मात्र एक ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी कि सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। अच्छा बताइएगा कि कैसे किसको किसको सेशन ये अच्छा लगा, फिर इसी तरह का सेशन लाएंगे अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब इसको कैसे करते हैं मैं इसका तरीका बता रहा हूँ। बार बार कहते हैं कि जो मैंने किया है आप भी कर सकते हैं। इसमें सॉल्यूशन का तरीका क्या है कि सबसे पहले देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कूल हो जाना है कि एलिमिनेट करके तो बना ही लेंगे, नहीं बनेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा प्रश्न बीपीएससी दे ही नहीं सकता है कि आपको अगर देगा भी तो नहीं बनेगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, इतना निर्धारित रहता है। दूसरा होगा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। जैसे मैं एलिमिनेशन मतलब कि ऑप्शन छाट रहा था ना, वैसे छाटने का मेथड सीखना पड़ेगा। लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के लॉजिक, बेसिक नॉलेज का यूज़ करना है। बेसिक नॉलेज मतलब कि सबसे बड़ा झील सुपीरियर पता होना चाहिए, धर्मपाल ने विक्रमशिला स्थापित किया ये पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। और थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करिए, ऐसे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। मिलेगा अगले सेशन में कैसा सेशन लगा। अगर आपका डिमांड अच्छा रहा तो पार्ट 2 भी लाएंगे और बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आसानी से सारे प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेंगे। पार्ट 2 जल्द लाएंगे। अगर आपने डिमांड किया और दबा के सेशन को शेयर करिएगा, जितना लाइक करिएगा शेयर करिएगा व्यूज़ आएगा। मैं जल्द इसका पार्ट 2 ऐसा कहेगा तो आज ही ला देंगे। थैंक यू सेशन देखने के लिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।